नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी शराब की गुट से दूर एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मुक्ति ग्रुप नागपुर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और वैसे ही संपूर्ण मुक्ति ग्रुप की टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि सही में एक बहुत ही सुंदर और सफल वर्कशॉप का उन्होंने आयोजन किया है। काफी दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे थे, केवल नागपुर ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर से भी, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग यहाँ आए थे और बहुत लोगों को इस प्रोग्राम की वजह से रिकवरी में फायदा हुआ है। आज इस वर्कशॉप की जो थीम है दोस्तों, उस थीम को शेयर करने का सौभाग्य मुझे मिला है। जो थीम है दोस्तों, इट वर्क्स, इट रियली डज। यह काम करता है और यह सच में काम करता है। दोस्तों, हम सभी इस चीज के एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हमारी जिंदगी में यह प्रोग्राम काम करता है। चाहे वो एक दिन का सोबर इंसान हो या सालों की उसकी सोबरिटी हो, ये सारी इस बात की गवाह है कि ये प्रोग्राम काम करता है। जो आदमी आज पहले दिन यहाँ पर आया है और एक दिन 24 घंटा सोबर है, वो भी इसका उदाहरण है। और जो सालों से यहाँ रहकर सोबर है, एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो भी दोस्तों एक उदाहरण ही है। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले के अपने दिनों को याद करता हूँ, और खास तौर पे वो जो आखिरी के दिन थे ये में आने के पहले के, तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने हम जैसे शराबियों के लिए एक जो हमारी पहचान बताई थी कि एक शराबी कैसा होता है, होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। यानी मेरे जैसे शराबी की जो अवस्था है वो मन और शरीर से पूरी तरीके से निराशाजनक अवस्था। एक समय ऐसा आता है कि हम खुद भी उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमारा कुछ अच्छा हो सकता है। और हमसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, चाहे वो हमारे घर परिवार के लोग हो, आस पड़ोस के लोग हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो भी उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब इस आदमी का कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे जैसे शराबी का वो जीवन का सफर ही वैसा होता है, बार बार कमिटमेंट करना, आज से शराब बंद, कल से शराब बंद, कुछ दिन शराब से दूर रहना, फिर वापस दोबारा शराब में जाना। और इसी की वजह से कहीं तो भी एक जो विश्वसनीयता होती है वो मेरे जैसा शराबी खो देता है। तो लोग भरोसा ही नहीं करते कि ये आदमी कभी सुधर सकता है। मैं खुद दोस्तों 2003 में इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से अचानक बीमार गिरा, और जब मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किए, हालत बड़ी खराब हो गई थी, सूख रहा था दिन ब दिन, ऐसा बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। डॉक्टरों ने बताया टीबी हो गई। 3-4 महीने में बेड पे उठा ही नहीं। मेरा पुराना घर था बास गलियों का, उसका सहारा ले लेके मैंने खड़ा होना सीखा। मुझे पैसा क्या लग गई थी, अगले 6-7 महीने पैसा कियों से चलना मैंने सीखा। तो भगवान की कृपा है कि मैं उस वक्त बच गया, नहीं तो बचना मुश्किल था। जिन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में आके देखा था वो आज भी मिलते हैं, वो बोलते तेरी बचने का कोई चांस ही नहीं था, मगर बच गया। लेकिन दोस्तों, इतना मरण शैया से उठा हुआ आदमी 11 महीने के बाद में जैसे मैं ठीक हुआ
और अपने काम धंधे पे गया। फिर एक बार 4 लोगों के साथ में एक बार में बैठना हुआ और मैं ठान के बैठा था कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं अभी मरते मरते बचा हूँ। जब मैं बेड पे था तब भी मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि अब जो हो गया सो हो गया, अब इसके बाद में नहीं पिएंगे, एक नई जिंदगी यहाँ से शुरू करेंगे। मगर दोस्तों नहीं हुआ। 11 महीने के बाद में फिर दोबारा शराब सामने में आई। जिनके साथ में बैठा था वो पैक बनाने लगे और बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में उन्होंने शराब मेरे ग्लास में डाली। मैं ना ना ही बोल रहा था और वो ना ना बोलते बोलते कब मैंने वो ग्लास उठा लिया, कब मेरे दिमाग ने काम करना चालू कर दिया कि पहले जैसी नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, ब्रांड बदल देंगे। और फिर दोस्तों वो जो 11 महीने के बाद में शराब का पहला घूंट जिंदगी में आया, कुछ ही दिन में मेरे हाल फिर जैसे के वैसे। और उसके बाद में जो बची खुची प्रेम और सहानुभूति थी मेरे बारे में, मैंने वो भी पूरी खो दी। एक बेवड़ा आखिरी में सारी बची खुची सहानुभूति खो देता है लोगों को, और लोगों ने मेरे से नफरत करना शुरू कर दिया। मैंने लोगों की आंखों में वो आखिरी के दिन जो आज भी याद है मुझे कि लोगों की आंखों में मैंने मेरे लिए नफरत देखा, नफरत, मेरा बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनको लगा यार ये आदमी अभी मरते मरते बचा है, इसकी घर की परिस्थितियां इतनी खराब थी और उसके बावजूद ही फिर दोबारा दारू पी रहा है। तो ऐसे आदमी का कौन विश्वास करेगा। घर के लोगों ने भी एक यूजलेस करार दे दिया था। मेरे जो क्या बोलते बड़े पिताजी के लड़के, वो भी आज एक मेंबर है, उन्होंने बीच में फिर चलते फिरते बताया मुझे कि फिर दोबारा जब तूने शराब पिया और फिर तू मरने की कगार पे आ गया, तो मैंने तेरे माँ बाप को बोला था कि थोड़ा देखो मर जाएगा। तो मेरे पिताजी ने, वो खुद भी अल्कोहलिक थे मेरे पिताजी ने आखिरी में बोल दिया था कि अब कल मरे सो आज मरे, परसों तीसरा दिन। तो एक यूजलेस इंसान, किसी काम का नहीं, आखिरी में सब डिक्लेयर कर देते कि ये निरुपयोगी इंसान है, किसी काम का नहीं। मगर देखो दोस्तों, ये इस प्रोग्राम का चमत्कार है, मिरेकल है कि पिछले 18 साल से, अभी आने वाले अगस्त में मुझे 18 साल हो जाएंगे, मैं वही निरुपयोगी यूजलेस इंसान हूँ, मरने की कगार पे पहुंचा हुआ। क्योंकि आखिरी में विड्रॉल ऐसे भयानक थे, सुबह उठते बराबर शराब लगती थी, हाथ पांव कांपते थे, चक्कर आके गिरता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, कॉन्स्टेंट फियर कि मर तो नहीं जाऊंगी, और उसकी वजह से भी मुझे बार बार शराब की तरफ जाना पड़ता था। तो ऐसा ही मेरे जैसा अल्कोहलिक आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके शराब से दूर है, जिंदा है, एक अच्छी और बेहतर खुशनुमा जिंदगी जी रहा है। ये आखिरी के शब्द बहुत मायने रखते हैं। शराब से दूरी तो मिल ही जाती है, लेकिन इसके साथ साथ क्या मैं शराब की दूरी के साथ एक खुशनुमा जिंदगी भी जी रहा हूँ, ये बहुत मायने रखता है। तो आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि आज मैं खुशनुमा जिंदगी जी रहा हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रहे। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम ने मुझे हर हालत में, हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हंसना, जब खुद तकलीफ में होता है आदमी तब भी दूसरों के बारे में सोचना, ये इस प्रोग्राम ने सिखाया है। पहले ऐसा नहीं था। पहले मेरा बिल्कुल एक टैग था मेरे पे, ये सिर्फ अपने मतलब का आदमी, एक स्वार्थी इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहता है। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वार्थीपन और आत्मकेंद्रितता, रूट कॉज ऑफ आवर ट्रबल बोलती है, बिग बुक चैप्टर 5 में लिखा है कि हम जैसे शराबियों की जो बर्बादी है, उसकी जो असली जड़ है वो है हमारा स्वार्थीपन और हमारी आत्मकेंद्रितता, अपने ही बारे में सोचना, अपने ही इर्द गिर्द घूमते रहना, दूसरों का कोई उसमें स्थान नहीं होता। तो मेरा अल्कोहलिक जीवन कैसा था? ऐसा ही था।
मेरे घर में मैं शराब की बर्बादी देख चुका था। घर के बाहर भी लोगों को मरते बर्बाद होते हुए देखा था। मैं पढ़ा लिखा इंसान था, 4 अच्छे लोगों में मेरी बैठक थी, समझदार था, उसके बावजूद भी मैंने शराब क्यों पिया? मेरे शराब पीने से मेरे घर के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला था। दारू मैं पी रहा हूँ और मेरे दारू पीने से मेरे घर के लोगों को मजा आ रहा था क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा था। शराब मैंने अपने स्वार्थ के लिए पिया था, अपने आनंद के लिए पिया था। तो बोल सकता हूँ दोस्तों कि शराब जो जिंदगी में शुरू हुई तो वो मेरे अपने स्वार्थ के लिए थी, अपने मतलब के लिए थी, दूसरे का उसमें कोई फायदा नहीं था। और मैं आत्मकेंद्रित इंसान था, अपने ही इर्द गिर्द घूमने वाला। मेरी कुछ उपलब्धियां थी, अच्छे कुछ गुण थे, मैं उसी में खुश था, उसी में घूम रहा था। आई एम डिफरेंट, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। और इसीलिए जो बर्बादियां मेरे पिताजी की हुई या बाकी लोगों की हुई वो मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अलग हूँ। हर अल्कोहलिक एक इगोइस्टिक होता है, यानी कुट कुट के उसमें घमंड भरा रहता है, और यही चीज आखिरकार पतन का कारण बनती है। शुरू से ही मुझे समझाया गया कि तेरे घर में पहले ही बर्बादी हो चुकी है, तू पढ़ा लिखा लड़का है, तुझे शराब नहीं पीना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुना दोस्तों। आज समझ में आता है कि प्रॉब्लम सिर्फ शराब नहीं थी। ड्रिंकिंग वॉज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग वॉज माई प्रॉब्लम। अगर शुरू में ही जो मुझे कुछ सबक मिले थे, अगर मैं समझ जाता तो शायद आगे की बर्बादी नहीं होती। लेकिन मेरी जो सोच थी, मेरी सोच की वजह से मेरी शराब बार बार वापस आते रही। मैं मुंह खाते रहा, थोड़ी देर के लिए हार मानते रहा, लेकिन मेरी थिंकिंग मेरे पे भारी होती रही और फिर दोबारा बार मैं दारू की तरफ जाते रहा। अभी जैसा थोड़ी देर पहले भी बताया कि मैं 2003 में मरते बचा, मगर उसके बावजूद मैंने शराब की तरफ गया। तो दारू मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मेरा प्रॉब्लम मेरी थिंकिंग थी। मगर आज मैं देखता हूँ दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम में मेरा वो जो पुराना तरीका था सोचने का, विचार करने का, कहीं तो भी उसको भी बदल के रख दिया। और वो मुझे बदलना ही था, क्योंकि मैं अगर अपने पुराने तौर तरीकों को नहीं बदलता तो 100% में ज्यादा दिन सोबर नहीं रह सकता। हमारी सोच ही हमको शराब की तरफ में लेके जाती है। इन 18 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को फिर दोबारा से बाहर जाते हुए देखा। कुछ भाग्यशाली है कि जो फिर वापस आ गए, आज अच्छी जिंदगी जी रहे, लेकिन सभी ऐसे भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे अनगिनत लोगों को मैंने देखा कि जो एक बार यहाँ से चले गए तो वापस ही नहीं आ सके, दुनिया से ही चले गए। और उनमें से कुछ तो मेरे बहुत करीबी थे। मेरा एक लंगोटिया यार था, बचपन का दोस्त। आजकल किंडरगार्टन बोलते हैं, उस समय बालक मंदिर बोलते थे। क्यों मनी भाई? बालक मंदिर बोलते थे, अभी किंडरगार्टन बोलते थे। तो बचपन से मेरे साथ में पढ़ा हुआ था। मैं सोबर होने के बाद में कहीं तो भी उसको मदद का हाथ दिया, उसको लाने ले जाने की कोशिश किया। 3 साल उसको फॉलोअप दिया, 3 साल ज्यादा नहीं किया, नहीं माना। आखिर हमारे शहर के तालाब में उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे अनगिनत लोगों को मैंने देखा दोस्तों कि जो सिर्फ शराब की दूरी को ही अल्कोहलिज्म से रिकवरी समझ बैठे और उनकी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आ गई। तो ये प्रोग्राम काम करता है, लेकिन जब हम इस प्रोग्राम में काम करते हैं, बिग बुक में ही 12 वादे भी दिए गए हैं दोस्तों। सारे 12 वादे अभी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने जरूर पढ़ना चाहिए। अध्याय 6 में वो 12 वादे लिखे हुए हैं 90 कदम के बाद, और उसमें लिखा है दोस्तों कि ये जो 12 प्रॉमिसेस ये करती है हमसे, वो जरूर पूरे होते हैं। वो एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। पढ़ने के बाद में लगता है हमको कि ये पूरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन आज मैं बोल सकता हूँ कि यदि हम इन पर काम करते हैं तो वो कभी जल्दी और कभी देर से हमारी जिंदगी में जरूर पूरे होते हैं।
अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम हमको सिर्फ सोब्राइटी ही नहीं देता, यानी शराब की दूरी ही नहीं देता, उसके बाद में हमको एक इमोशनल सोब्राइटी भी देता है, भावनात्मक स्थिरता, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को बनाने में अपनी जी जान लगाया, इतने लाखों शराबी इस प्रोग्राम से सोबर हो रहे थे, लेकिन 1958 के ग्रेपवाइन के जनवरी के अंक में वो लिखते हैं कि इतने सालों की सोबराइटी के बाद में भी वो डिप्रेशन का शिकार बने, और कैसे उससे वो निकले। ये एक लेटर उन्होंने अपने दोस्त को लिखा था, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी। तो आज हम शराब से दूर है, लेकिन हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं अपनी भावनात्मक स्थिरता पे काम नहीं करूंगा तो शराब से दूर रहूंगा। लेकिन डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने एक जो मेरी पहचान बताई थी कि एक शराबी अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश होता है, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, तो मैं दारू से दूर रहूंगा। लेकिन अगर मैंने प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं किया तो मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा और बेचैन नहीं रहने वाला हूँ। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं दोस्तों, इन 12 कदमों पे काम करते हैं स्पॉन्सर की मदद से, जिसको हम मार्गदर्शक कहते हैं, और वन डे एट ए टाइम जैसे जैसे इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारी शराब की जो दूरी है वो भी कहीं तो भी परमानेंट होते चले जाती है, और हमारी जिंदगी में एक स्थिरता आती है। सेरेनिटी को हम समझ पाते हैं, चित्त शांति क्या चीज़ है, मन शांति क्या चीज़ है, हम उसको अनुभव कर पाते हैं। शराब बंद करने से ये नहीं होने वाला कि मेरी जिंदगी में कोई समस्याएं नहीं आने वाली। इन 18 साल के सफर में सब कुछ सुखा सुखी नहीं रहा, उतार चढ़ाव भी आए, प्रॉब्लम भी आए, लेकिन ये प्रोग्राम की ताकत थी कि दारू पीने के विचार तो आए ही नहीं कभी। कई बार जो हम शेयर करते हैं कि ऑब्सेशन आता है, ऑब्सेशन आता है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा है और निरंतर फेलोशिप में बने रहने की वजह से, सर्विस में रहने की वजह से इन 18 सालों में मुझे कभी ऑब्सेशन नहीं आया। ऑब्सेशन का मतलब है जुनून, पागलपन। दारू पीने की ऐसा जुनून आ जाता है, ऐसा पागलपन आ जाता है कि कोई इंसानी ताकत हमको रोक ही नहीं सकती। लेकिन ये चीज सौभाग्यवश मेरे साथ में इन 18 सालों में नहीं हुई, मगर मुझे उसके पीछे का कारण मालूम है। एक तो ईश्वर मेरे साथ में है, मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, और दूसरा मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में हूँ। मैं निरंतर इस मीटिंग में बना हूँ, मैं निरंतर सेवा में हूँ, और शायद यही वजह है कि अल्कोहल का ऑब्सेशन अभी तक मुझे नहीं आया। नहीं तो हम देखते हैं कि हर छोटी छोटी बात पे लोगों को बहाने बनाने की आदत पड़ जाती है। क्या हुआ है, ऑब्सेशन आ गया, ऐसा हो गया तो ऑब्सेशन आ गया। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमको प्रोग्राम भी दिया है इससे बचने का। यदि मैं इन 12 कदमों पे काम करता हूँ तो मैं अपने आप को इतना अंदर से मजबूत पाता हूँ कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब रहे, मैं कहीं भी अंदर से हिल नहीं पाता हूँ। वो भावनात्मक स्थिरता ये ए का प्रोग्राम देने का काम करता है। शराब से दूरी ये एक महज शुरुआत है दोस्तों। बिल डब्ल्यू लिखते हैं कि सोब्राइटी इज नॉट इनफ। जो शराब की दूरी है वो सिर्फ काफी नहीं है। पहले कदम में जब मैं 100% सरेंडर करता हूँ और किसी न किसी उच्च शक्ति को, हायर पावर को मैं मानना शुरू करता हूँ, चाहे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ही क्यों ना हो, मुझे शराब की दूरी मिलना शुरू हो जाता है। मगर मैं सिर्फ अब अल्कोहल से दूर हूँ, अल्कोहल से दूरी मिली है, ईजम से मुक्ति नहीं मिली है। और अपने ईजम को समझकर उस पर काम करने के लिए ही कहीं तो भी 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे सामने में रखा गया है। मेरी बीमारी सिर्फ मानसिक और शारीरिक नहीं है, मेरी बीमारी एक आध्यात्मिक बीमारी है, स्पिरिचुअल मेलेडी, यानी मेरे व्यक्तिमत्व को लगी हुई बीमारी, मेरे भावनाओं को लगी हुई बीमारी।
और जब तक मैं इन चीज़ों पे काम नहीं करता, अपने व्यक्तिमत्व पे काम नहीं करता, अपनी इमोशनल सिकनेस पे, भावनात्मक बीमारी पे काम नहीं करता, तब तक मुझे अपनी ज़िंदगी में वो ठहराव नहीं मिलने वाला। ऐसे कुछ ए में आने के बाद में उन ओल्ड टाइमरों को मैंने देखा कि वो सिर्फ शराब से ही दूर नहीं थे, उनके अंदर में, उनके चेहरे पे एक स्थिर चित्तता मुझे दिख रही थी। फेलोशिप में भी कई लोग ओल्ड टाइमरों को किसी तरीके से परेशान करने वाले, अपमानित करने वाले हम मिलते हैं। मेरे भी हाथों से वो गलतियाँ हुई। फेलोशिप में काम करते वक्त कई बार मैं ओल्ड टाइमरों से अलग तरीके से मैंने बातें की, लेकिन मेरे प्रति उनका जो रिएक्शन था वो मुझे पनिशमेंट देने वाला नहीं था। कहीं तो भी उन्होंने मुझे सहन किया, और ये मुझे सीखने को मिला कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप नहीं हो सकता है कि जब मैं किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा हूँ मेंटली या फिजिकली, और वो व्यक्ति कहीं तो भी उसका बदला नहीं ले रहा, वो मुझे बड़ा दिल करके माफ़ कर रहा है, और ये चीज़ कहीं तो भी मेरे अंदर बदलाव लाती है। तो ऐसे मैंने ओल्ड टाइमरों को देखा कि वो वास्तविक ज़िंदगी में, उनकी व्यक्तिगत लाइफ में कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं, लेकिन वो व्याकुल नहीं है, वो शराब की तरफ में नहीं जा रहे। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी ऐसी सोब्राइटी चाहता हूँ, मैं भी ऐसी इमोशनल सोब्राइटी चाहता हूँ, मगर उसका रास्ता एक ही था, और वो था दोस्तों ये 12 कदम। पहले दूसरे कदम पे शराब से दूरी मुझे मिल गई थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम थे, जो रह रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। इनिशियल डेज में मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारा ए में आया था, तो शादी होगी कि नहीं होगी। इनिशियल डेज में एक झटका मिल गया था। इनिशियल सोब्राइटी में एक जगह मेरी एंगेजमेंट हो गई। उस एंगेजमेंट की खबर मैं पूरे गांव को देकर शाम को घर पहुंचा, तो घर के लोगों ने बताया एंगेजमेंट कैंसिल कर दी हुई, और मैं बिल्कुल, मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं पूरे सबको एंगेजमेंट की खबर देके आया, और अभी ये घर के लोग पता नहीं कि एंगेजमेंट तोड़ दी, तो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे। लेकिन भगवान मेरे साथ में था, दारू पीने का विचार नहीं आया। उसके बाद में 2 साल के बाद कोई लड़की देखा, और लड़की वाले घर देखने के लिए आने वाले थे, 1 महीने से आए ही नहीं। तो बीच वाले को पूछा मैंने कि भाई वो आए क्यों नहीं, तो बोले तूने ऐसा क्यों किया। मैं बोला मैंने क्या किया, तो बोले वो लड़की वाले घर देखने के लिए आए थे, तू तो पी के पड़ा था बोले, और साला मैं 2 साल से ए में आ रहा था, मैं 2 साल से सोबर था। अब ये कितना माथा जाम करने वाली बात है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों दारू जिंदगी में नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा ईश्वर मेरे साथ में था। निरंतर एक ही मीटिंग में बने रहने की वजह से प्रोग्राम नहीं लिया था, लेकिन निरंतर फेलोशिप में था, एक का काम कर रहा था, तो दारू का विचार नहीं आया। नहीं तो ये चीजें मेरे जैसे बेवड़े को तो 2 मिनट में दारू के अड्डे पे लेके जाती है। अरे इतना बड़ा प्रॉब्लम। तो कहीं तो भी दोस्तों ये चीजें मेरे साथ में इनिशियल डेज में थी। मेरा काम धंधा खराब था। एक गुडविल होता है किसी व्यवसाय का, गुडविल पूरा खराब हो गया था मेरा। आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी। ए में आने के बाद भी, सोबर होने के बाद भी आर्थिक परिस्थितियां कई साल तक खराब रही मेरी, लेकिन मैं इजी मनी के पीछे नहीं भागा। लगातार ए में रहने की वजह से, ओल्ड टाइम और की शेयरिंग से इस बात को मैं समझ पाया था कि सोबराइटी पहले नंबर पर। भौतिकता के पीछे भागूंगा तो सोबराइटी हाथ से निकल सकती है। कई लोगों को मैंने इजी मनी के चक्कर में दारू की तरफ जाते हुए देखा। सट्टा, लैटरी, जुआ, 2 नंबर के काम, कोई मोर सेक्स की वजह से अनैतिक संबंधों में फंस रहे। फुटपाथ देख लिए, बीवी है, बच्चे हैं, उसके बावजूद भी सिर्फ अनैतिक संबंधों की वजह से ये दारू की तरफ जा रहे हैं, फुटपाथ देख रहे हैं। कोई गुस्से में आके दारू पी रहा है, छोटे छोटे कारणों से। किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, दिमाग खराब हो गया, चलो दारू पीने। कोई अहंकार की वजह से दारू पी रहा। बहुत दिन हो गए ना यार, बहुत मीटिंग कर ली, अब क्या मीटिंग में जाना, कभी कभार करेंगे,
ग्रुप की मीटिंग करेंगे और फिर ए से कनेक्शन टूट गया कि फिर भगवान का भी कनेक्शन टूट जाता है और फिर दारू वाले का कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे अनगिनत लोगों के हाथ से मैंने देखे। तो हम अपने अनुभव से भी सीखते हैं, हम दूसरे के अनुभव से भी सीखते हैं। मैंने लोगों के अनुभव से सीखा। ऐसी भयंकर दलदल से निकल के आया था मैं कि मैं उस दलदल में दोबारा जाना नहीं चाहता था। मेरे अपने अनुभव भी काफ़ी थे और ए में आने के बाद जो लोगों के अनुभव मैं ले रहा था वो भी मेरे लिए काफ़ी थे। मैं नहीं चाहता था कि जिन लोगों के मैंने बहुत बुरे हाल देखे वैसे फिर मेरे हाल हो। मगर इससे बचने का रास्ता क्या था? इससे बचने का रास्ता था प्रोग्राम। मुझे आखिर कहीं तो भी तीसरा कदम जिंदगी में लेना पड़ा कि ये दुनिया मैं नहीं चला रहा। मैं एक नास्तिक इंसान था ए में जब आया था। पूजा पाठ कर्म कांड कुछ नहीं था जिंदगी में। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे मेरा फेथ, मुझे मेरी श्रद्धा कहीं तो भी वापस मिली। पहले एक उच्च शक्ति को मैंने माना और जब मैंने उसके परिणाम अपनी जिंदगी में देखे तो एक श्रद्धा पैदा हुई कि ये जो हायर पावर है मेरी, ये अगर मुझे शराब से दूर कर सकती है तो मेरी जिंदगी की बाकी समस्याएं से भी मुझे आज़ादी दिला सकती है। मैंने उस पर भरोसा किया। तीसरा कदम लेके अपनी सारी समस्याएं भगवान पर छोड़ दिया और मिरेकल शुरू हो गए। 2 साल के बाद में मेरी शादी हो गई। उसके 2 साल के बाद में पहली लड़की हुई और जब मैंने कभी मांगा नहीं था तो 45 साल की उम्र में लड़का भी मिल गया। मैंने लड़का भी नहीं मांगा था। बस ऐसे ही मन में आता था कि घर में सारे तीनों लेडी मेंबर है और मैं अकेला मेल मेंबर, तो एक आधा मेल मेंबर होना चाहिए। मगर मन में ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि लड़का होना चाहिए, ऐसा लगता था। और घर के लोगों ने भी पीछे पड़ गए, नहीं बोले एक आधा और चाहिए। 45 की उम्र में ट्राई करने लगा है और हो गया ट्राई, लड़का हो गया। तो ये सब इस प्रोग्राम की देन है यार, इस प्रोग्राम की बदौलत है। ये मिरेकल्स सेम होते हैं, लेकिन ये ऐसे ही नहीं होते कि वही देगा हरियाणा पलंगावरी, ये नहीं होने वाला। कोशिश करनी पड़ती है। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो मुझे फल कहाँ से मिलने वाले? चाहे वो प्रोग्राम हो या बाकी चीज़ें हो, काम पे जाना पड़ेगा ना भाई। काम पे जाऊँगा तभी वो 4 पैसे आएंगे ना। रोज काम पे जाता हूँ, पैसा आए या न आए, लेकिन मुझे अपने दुकान खोल के बैठना ही पड़ता है, तभी कहीं तो भी ग्राहक आता है। तो ये प्रोग्राम सही में काम करता है दोस्तों। आज मैं सही में बताना चाहूँगा, शराब की दूरी के लिए ही यहाँ आदमी आता है क्योंकि हम अल्कोहलिक है। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा दारू की तरफ नहीं जाना चाहता तो मुझे अपनी सेरेनिटी और पीस ऑफ माइंड पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। फिट स्पिरिचुअल कंडीशन जिसको कहते हैं। यदि मेरी आध्यात्मिक स्थिति फिट नहीं है, मैं अगर नकारात्मक विचारों से भरा हुआ हूँ तो मैं कभी भी दारू के अड्डे पर दिख सकता हूँ। अगर मान लो मैंने दारू नहीं पिया तो मैं एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जिसको कहते हैं, खुश आनंदित और स्वतंत्र, वो लाइफ नहीं जी पाऊंगा। सालों से ये में आ रहे हैं लेकिन चेहरा उतरा हुआ है, रो रहे हैं, खुद भी रो रहे और सबको रुला रहे। भाव माया भाव माया तस। वो नया आने वाला आदमी बोलता है साला इतने साल से ये में आ रहा है और अभी भी रो ही रहा है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमको तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ आती है। चाहे हम कितने भी साल के सोबर रहेंगे, चाहे नया आदमी रहे पुराना आदमी रहे, जिंदगी में तकलीफ किसी को बता के नहीं आती है। लेकिन जब हम प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते हैं तो हर बात पे रोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर दुख को, हर गम को, हर तकलीफ को पचाने की शक्ति ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम देता है। कोरोना की दूसरी लहर में मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव और दोस्तों कहीं तो भी पहले मेरी रिपोर्ट आई और मैं एक बाजू के क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट हो गया। दूसरे दिन घर के लोगों की रिपोर्ट आने वाली थी। मेरे हाथ में कुछ नहीं था कि घर के लोग पॉजिटिव निकलते नहीं निकलते। मैंने अपना तीसरा कदम ले लिया। मैं तो बुक हो गया था क्वारंटाइन सेंटर में। अब घर के लोगों का क्या होगा, मेरे हाथ में क्या था? वो पॉजिटिव निकलते नहीं निकलते। लेकिन मैंने देखा वो क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था थी और मेरी पूरी चिंता हट गई। दूसरे दिन जैसे रिपोर्ट आई परिवार वालों की, वो भी पॉजिटिव, मैं बोला सब आ जाओ इधर। 14 दिन मेरा पूरा परिवार, मेरी लड़की 7 साल की, 67 साल की मेरी माँ, मैं, मेरा 2 साल का लड़का था वो पॉजिटिव नहीं था।
2 साल का लड़का। तो हम सब लोग अगले 14 दिन बिल्कुल मस्त फुकट का एंजॉय करते हैं। और जब वहाँ से निकले, कोरोना से रिकवर हो गए, फिर वो दूसरी लहर आई जिसमें लाखों लोग चले गए, लेकिन भगवान ने हमको बचा लिया। तो जीवन में ऐसी समस्याएं आने वाली है, कभी बता के आने वाली है, कभी बिना बताए आने वाली है। हमारी असली परीक्षा है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं तब हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उसको फेस करते हैं। अगर मैं अंदर से मजबूत नहीं हूँ, यदि मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ, तो मैं कभी भी खतरे में पड़ सकता हूँ। छोटे छोटे कारणों से दारू पीने वालों की कमी नहीं है, या फिर दारू नहीं पिएंगे लेकिन हम कहीं तो भी स्थिर नहीं रहेंगे। अगर हम खुद ही दुखी है तो हम अपने परिवार को सुख कैसे दे सकते हैं। मेरा परिवार मेरे चेहरे की तरफ देख के जीता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो नए मेंबर हैं वो मुझे देखकर आगे बढ़ते हैं। यदि मेरा ही चेहरा उतरा है, मैं ही रो रहा हूँ, तो ना मैं अपने घर वालों को कहीं तो भी आशा दे सकता हूँ, ना जो ए में नया भाई आ रहा है उसको आशा देने का काम कर सकता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मुझे सबसे पहले खुद प्रोग्राम लेना पड़ता है। 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे घर के लोगों के लिए नहीं बनाया, दूसरों के लिए नहीं बनाया। 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे लिए बनाया। मुझे उसको जीना है, मैं जीऊँगा, वो मेरी ज़िंदगी में उतरेगा, तो उसी को देख के आगे वाले बदलेंगे। शुरू में मैंने अपनी वाइफ को बदलने की कोशिश किया, नहीं बदल पाया। मेरे मन में यहाँ तक विचार आ गए थे कि अब इससे डाइवोर्स लेता हूँ, क्योंकि इसके बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब है और मेरी आदत बड़ी खराब थी। लेकिन जब इस प्रोग्राम की बदौलत मैंने अपने आप को बदला, आज वही वाइफ है जो 15 साल से मेरी ज़िंदगी चला रही है, सुख दुख में साथ दे रही है। इसका मतलब गलत कौन था? गलत मैं था। अगर मैं अपनी गलती को नहीं दुरुस्त करता तो मेरा डाइवोर्स हो जाता था, लेकिन मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया, मैंने अपने आप को बदला, एडजस्ट किया, आज वही वाइफ मेरे साथ में है। तो हर जगह कहीं तो भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी एडजस्टमेंट सीखा। पहले तो मैं ऐसा तूफान घोड़ा था कि ऐसा बह रहा था कि बाप रे, नए लोग परेशान, पुराने लोग परेशान, यानी सबको परेशान करके रख दिया था। मैं सही, बाकी सब गलत, हर चीज़ की मीन नेक निकालने वाला। और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा था? मुझे। मानसिक रूप से स्थिर नहीं था, हर एक से मेरे झगड़े हो रहे, हर एक से मेरे पंगे हो रहे। घर के लोग परेशान, घर में भी वही डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, अपनी मन की करने वाला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लोग परेशान। मेरे ग्रुप ने 1-2 लोग ग्रुप छोड़ के भाग गए। फेलोशिप में जब भी जहाँ मैं काम करता था, ओल्ड टाइमरों से मेरी तू मैं होती थी, मैं उनकी गलतियाँ निकालता था, तो संबंध खराब हो रहे थे। तो जैसे अल्कोहलिज्म में हमारे संबंध खराब होते हैं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अगर रिकवरी में भी संबंध खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि मैं कहीं तो भी प्रोग्राम को मिस कर रहा हूँ। ये चीज़ें चुका आने शिका, गलतियाँ करके ही सीखने को मिलती है। और सर्विस में रहेंगे तो और ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। यही चीज़ें मेरे साथ में हुई। निरंतर सर्विस में रहने की वजह से मेरी गलतियाँ मुझे दिखने लगी। मैंने प्रोग्राम स्पॉन्सर की मदद से लेकर जब अपने आप पे काम किया, आज मैं इतना अच्छा अपने आप को देखता हूँ कि अभी कोई चिड़चिड़ा, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना अब नहीं रहा। ना मेरे ग्रुप में ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ना घर में ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ना अपने एक नया इंटरग्रुप हमने बनाए थे, ना उसमें मेरा ज़्यादा इंटरफेरेंस है, ना अब फेलोशिप में होता रहता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी इच्छा चलाने की बजाय ईश्वर की इच्छा के मुताबिक जीने की कोशिश करूँ। अगर मुझे मेरी राय मांगी जाती है तो अपनी मैं राय दूँ, लेकिन ये डोमिनेट न करूँ कि उसी को सुना जाए। तो ये जब मैं करना शुरू किया दोस्तों, तो मैंने देखा मेरा पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा है। अंदर से जो एंग्जाइटी थी, एक फियर था, हमेशा मैं तनाव हुआ रहता था, वो तनाव कहीं तो भी कम हो गया। और आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं वो सेरेनिटी क्या होती है, मन शांति क्या होती है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, मेरे लिए कितना वो जरूरी है, आज मैं उसको समझ पाता हूँ। इस प्रोग्राम की बदौलत कैसे अपने आप को संयमित रखना, कैसे स्थिर रखना, ये कहीं तो भी सीखने को मिला, जो मुझे लगता है मेरी रिकवरी का एक सबसे बड़ा एसेट है। दारू की दूरी तो हर एक को मिलने वाली है, हर एक को यहाँ मिल भी जाती है, लेकिन उस शराब की दूरी को मेंटेन रखने के लिए जो बहुत जरूरी चीज़ है हमारी रिकवरी की, वो ये है दोस्तों, इमोशनल सोबरिटी, हमारी भावनात्मक स्थिरता।
ये आज मुझे रोज के रोज उसको चेक करना पड़ता है। और यदि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, जैसा कि आज भी मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मुझे तनाव में रहना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा फियर में मुझे नहीं रहना पड़ता, बहुत ज़्यादा लोगों से रिजेंटमेंट मेरे अंदर में नहीं आते, और मैं एक पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आयोजकों ने जो मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, जो भी मेरे अनुभव मैंने रखा, आप लोगों के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू शेजवाल भाई, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें GSO इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।